गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी प्रॉपरली? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको स्प्रिंग बूट में मैंने बीन्स बनाना बता दिया था। अपन ने ये डिस्कस कर लिया था कि जो आपकी मेन एप्लीकेशन क्लास है उसके अंदर कंपोनेंट स्कैन एक्टिव रहता है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन एक्टिव रहता है। अब अपन पढ़ेंगे द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के मेन मेथड की बॉडी से कॉल होता है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? जल्दी फटाफट। भूल गए? उसका नाम है रन। जहां से आपका पूरा एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है द बिहेवियर ऑफ रन मेथड। राइट, सो लेट्स डिस्कस दैट हाउ एग्जैक्टली रन मेथड वर्क्स इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सो ये स्लाइड हमारी कवर अप हो गई थी। लेट्स मूव ऑन टू स्लाइड नंबर 22। चलिए अब आप एक बार फिर रिकॉल करिए। जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होती है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। जब आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी क्लास लोड होती है? रन लोड होती है। राज, मैं क्लास का नाम पूछ रहा हूं, आप मेथड का नाम बता रहे हैं। जब भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आप रन करते हैं सबसे पहले मेन क्लास लोड होती है, या स्टार्ट क्लास जिसको हम बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बूट एंट्री पॉइंट। और उस क्लास के अंदर मेन मेथड होता है। और मेन मेथड में कितने लाइनों का कोड होता है? एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के मेन मेथड में कितने लाइनों का कोड होता है? तो जवाब है सिर्फ एक लाइन का कोड होता है। और वो एक लाइन का कोड कौन से मेथड को कॉल करता है? वो एक लाइन का कोड कॉल करता है। नहीं ऋषिकेत, क्या हो रहा है तुम लोगों को आज? आज क्या गड़बड़ कर रहे हो? हाँ, हो गई ना होली दिवाली सब। अब इतने बहके बहके आंसर क्यों आ रहे हैं आज के बैच में? तो मैंने तो पूछा बेटा मेन मेथड की बॉडी में कौन सी कितनी लाइन का कोड होता है, तो मेन मेथड की बॉडी में एक लाइन का कोड होता है। वो एक लाइन पे कौन सा मेथड कॉल करता है? वो एक लाइन पे स्प्रिंग बूट कौन से मेथड को कॉल करता है? सिर्फ एक ही मेथड को कॉल करता है जिसका नाम होता है रन मेथड। ओके, लेट मी ओपन द कोड। दिख रहा है आपको वो एक मेथड, वो एक लाइन का कोड दिख रहा है? दिख रहा है तो लाइन नंबर बताइए, कौन से लाइन नंबर पे है वो? वेरी गुड, लाइन नंबर 10 पे है। लेकिन द गुड थिंग इज दैट, मजेदार बात यह है कि ये एक लाइन का कोड आपके पूरे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पांच एक्टिविटीज करता है। दिस वन लाइन कोड परफॉर्म्स 5 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है स्प्रिंग बूट में आगे के कोड लिखने से पहले और इंटरव्यू के इस पॉपुलर क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कि रन मेथड की इंटरनल वर्किंग समझाइए। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो इस बात को जानते हैं कि रन इंटरनली कैसे काम करता है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो रन मेथड इंटरनली परफॉर्म करता है। तो जैसा मैंने कहा, रन 5 एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इन 5 एक्टिविटीज के पहले मैं आपको नाम बताता हूं। सबसे पहले, ये स्प्रिंग एप्लीकेशन नाम की क्लास का इंस्टेंस बनाता है। गौर करिएगा, रन किस क्लास का मेथड है? रन किस क्लास का मेथड है? तो अगर आप ध्यान से कोड की तरफ नजर डालें तो ये स्प्रिंग एप्लीकेशन का मेथड है। कैसा मेथड है? स्टैटिक के नॉन स्टैटिक? कॉल देखकर क्या लग रहा है आपको? स्टैटिक मेथड है। तभी कॉल हो रहा है क्लास के नाम से। और ये मेथड की बॉडी के अंदर जाकर अगर आप कोड चेक करेंगे ना, अगर मैं इस रन मेथड की इंटरनल कोडिंग को ओपन करूं ना, तो आप देख पा रहे होंगे अंदर कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता हुआ आपको दिख रहा है। अगर मैं अंदर आकर चेक करूं तो ये जो रन मेथड है ये इंटरनली क्रिएट कर रहा है किसका ऑब्जेक्ट? ये जो रन मेथड है ये इंटरनली क्रिएट कर रहा है स्प्रिंग एप्लीकेशन का खुद का ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। तो जो पहली एक्टिविटी रन करता है वो ये कि वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का क्रिएट करता है इंस्टेंस। ओके। सेकंड एक्टिविटी जो रन करता है वो आपके लिए एनवायरनमेंट प्रिपेयर करता है।
आपको लगेगा सर एनवायरमेंट प्रिपेयर करने का मतलब, एनवायरमेंट प्रिपेयर करके मतलब ये आपकी जो सेटिंग्स वाली फाइल्स होती हैं उन्हें पढ़ता है, उनके अंदर जो आपने प्रॉपर्टीज दे रखी हैं उन्हें लोड करता है। अगर आपको लग रहा है सर सेटिंग्स वाली फाइल मतलब, तो याद कीजिए अभी पिछले कुछ दिनों से एक नई फाइल है जो आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड हुई है। एक नई फाइल है जो आपके प्रोग्राम में आपने ऐड करना सीखा है, और आपने बोला है कि जितनी भी हार्ड कोडेड चीजें हैं वो सब उस फाइल के अंदर जानी चाहिए, जितना जावा कोड है वो जावा में रहे। यस, इस फाइल का नाम होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था इसके अंदर हम अपनी सारी डेटाबेस रिलेटेड सेटिंग्स करते हैं। डेट आई टेल यू, इसके अंदर आप सब डेटाबेस रिलेटेड यूजर नेम पासवर्ड कनेक्शन डिटेल्स रखते हैं, इसके अंदर आप अपने एआई मॉडल से रिलेटेड चीजें रखते हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन मेथड में जाकर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एनवायरमेंट प्रिपेयर करती है, और एनवायरमेंट प्रिपेयरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को पढ़ना और उसके अंदर दी गई सेटिंग्स को लोड करना। यही वो टाइम होता है जब आपके कंसोल या टर्मिनल पे एक लोगो प्रिंट होता है जो स्प्रिंग बूट का लोगो होता है, जिसे लोगो ना बोलकर बैनर बोलते हैं। तो जब हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन करते हैं तो टर्मिनल पे बैनर दिखता है, दिखता है टर्मिनल पे बैनर, राइट? कौन सा बैनर? ये वाला बैनर। अगर मैं इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूं, यस, बहुत बड़े वर्ड्स में जो आपको स्प्रिंग लिखा हुआ दिखता है ना, वो यही पर्टिकुलर बैनर होता है जो यहां पर लोड होता है। तो एज यू कैन सी, ये जो बैनर प्रिंटिंग है ये कौन से फेज में होती है? फेज वन, फेज टू? वेरी गुड, ये फेज टू में होती है। फेज वन में तो स्प्रिंग एप्लीकेशन क्लास का इंटरनली क्रिएट करा जाता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपकी प्रॉपर्टीज फाइल, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये सारी फाइलों को फेज टू के अंदर इंटरनली रन मेथड द्वारा पढ़ा जाता है, और इसी टाइम पे बैनर प्रिंटिंग होती है। इसके बाद आपके कंटेनर का क्रिएट करा जाता है ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? क्या बोला मैंने, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाता है? वेरी गुड, कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जाता है। अब आप जब से स्प्रिंग कोर पढ़ रहे हैं, आपने अपने हर प्रोग्राम के अंदर क्या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाया? यस और नो? बनाया ना? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की चाइल्ड क्लास आप यूज करते आए हैं। कभी आपने यूज करा क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कभी आपने यूज करा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एम आई राइट? लेकिन जब हम स्प्रिंग बूट में कोड लिखते हैं ना, हम वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट में बनाते हैं। जब हम स्प्रिंग बूट में कोड लिखते हैं ना, हम वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट के अंदर बनाते हैं। अगर आपको लग रहा है सर कौन कौन सी एप्लीकेशन बनाते हैं, या तो आप स्प्रिंग बूट के अंदर बनाते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो आप फिलहाल अभी के कोड में बना रहे हैं। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं तो स्प्रिंग बूट एक अलग तरह का कंटेनर लॉन्च करता है, मैं आपको अभी उसका नाम बताता हूं। अगर आप स्प्रिंग बूट में एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, क्या स्प्रिंग बूट में वेब एप्लीकेशन बन सकती हैं? क्या स्प्रिंग बूट के पास वेब का स्टार्टर पैक अवेलेबल है? यस। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का कंटेनर स्प्रिंग बूट लॉन्च करता है। और अगर आप एक रिएक्टिव एप्लीकेशन बनाते हैं, रिएक्टिव का मतलब रिएक्ट नहीं है यहां पर, रिएक्टिव का मतलब है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब होता है आप एक ऐसा कोड लिखें जो पैरेलल मल्टीपल एक्टिविटीज करे, कुछ कुछ मल्टी थ्रेडिंग जैसा। मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा है आपने जावा में, राइट? तो अगर आप स्प्रिंग बूट के अंदर एक पैरेलल एग्जीक्यूट होने वाली एप्लीकेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव एप्लीकेशन, तो स्प्रिंग बूट अलग तरह का कंटेनर लॉन्च करता है। द गुड थिंग इज दैट इन सारे कंटेनर्स को हम इन जनरल क्या बोलते हैं? इन सारे कंटेनर्स को हम इन जनरल बोलते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन इनके लिए स्प्रिंग बूट अलग अलग क्लासेस यूज करता है। फिलहाल मैं आपको दो क्लासेस के नाम बताता हूं जो स्प्रिंग बूट कंटेनर बनाने के लिए यूज करता है। जो पहली क्लास वो यूज करता है, अगर आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर यूज कर रहे हैं जो एक सिंपल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो स्प्रिंग बूट यूज करता है एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इस पर्टिकुलर क्लास का स्प्रिंग बूट क्या बनाता है? इस पर्टिकुलर क्लास का स्प्रिंग बूट बनाता है ऑब्जेक्ट। और अगर आप स्प्रिंग बूट में कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो स्प्रिंग बूट फिर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, फिर स्प्रिंग बूट बनाता है एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। घबराइएगा मत, आपको इनमें से किसी का नाम नहीं लेना है, बट ये इंटरव्यू में बहुत प्रोमिनेंटली पूछा जाता है कि जब एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन होती है, कंटेनर कौन सा बनता है? अगर आप स्प्रिंग कोर जानते हैं तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, आप ये बोलकर आएंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट तो इंटरफेस होता है, उसका तो रेफरेंस क्रिएट होगा, एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट होगा? तो अगर आप स्प्रिंग बूट स्टार्टर यूज कर रहे हैं, वेब एप्लीकेशन ना बनाकर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बनेगा एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, जिसको आप जानते हैं। और अगर आप बना रहे हैं एक वेब एप्लीकेशन
तो ऑब्जेक्ट इससे भी थोड़ी हाई एंड क्लास का बनेगा, इससे भी ज्यादा पावरफुल क्लास का बनेगा, जो कहलाएगी एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। इसके बाद कंटेनर बनाने के बाद स्प्रिंग बूट आपकी एप्लीकेशन में जितने बीन्स होते हैं उन सारे बीन्स को क्रिएट करता है। ना सिर्फ क्रिएट करता है बल्कि उनकी ऑटो वायरिंग भी करता है। एक दूसरे के अंदर उनकी क्या ऐड करता है? एक दूसरे के अंदर उनकी डिपेंडेंसीज ऐड करता है। उसके बाद स्प्रिंग बूट आपके कंटेनर को रिफ्रेश भी करता है। क्या आपको याद है जब आपने एक्सएमएल छोड़कर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करा था, तब आप भी कंटेनर को रिफ्रेश करते थे? याद आ रहा है? एक रिफ्रेश करते थे आप कंटेनर को, एक रजिस्टर करते थे आप उसके अंदर अपनी बीन क्लासेस को। ऐसे स्प्रिंग बूट भी आपके कंटेनर के एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को रिफ्रेश करता है। और स्टेज नंबर 4 पे आने के बाद आपके स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। स्टेज नंबर 4 के आने के बाद स्प्रिंग बूट की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, सारे बीन्स एक्टिव हो जाते हैं, सारी डिपेंडेंसीज इंजेक्ट हो जाती हैं और आपकी एप्लीकेशन अगला एक्शन लेने के लिए तैयार है। बट ये तो 4 स्टेप हुए, मैंने कितने बोले थे? मैंने बोले थे 5। अब इसके बाद स्प्रिंग बूट एक और स्पेशल कंपोनेंट को लोड करता है, एक और स्पेशल कंपोनेंट को लोड करता है, पर इसको वो तभी लोड करता है जब आपने इसको बनाया हो। अगर आपने नहीं बनाया है तो एक्टिविटी 4 के बाद कहानी रुक जाती है। पर अगर आपने इन्हें बनाया है तो स्प्रिंग बूट स्टेप नंबर 5 पे इस कंपोनेंट को यूज करता है और इनको हम लोग बोलते हैं रनर्स। क्या नाम सुना आपने? टाइप करिए चैट विंडो में, क्या बोलते हैं इनको? वेरी गुड, इनको हम बोलते हैं रनर्स। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये रनर्स क्या होते हैं। अभी बस इतना समझ लीजिए, एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के रन होने के तुरंत बाद, जैसे ऑब्जेक्ट बनने के तुरंत बाद कंस्ट्रक्टर चलता है, यस और नो? चलता है ना? ऐसे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के रन होने के तुरंत बाद एक खास तरीके के कंपोनेंट को स्प्रिंग बूट लोड करता है। ये भी बीन्स ही होते हैं, इसलिए मैं कंपोनेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, और इनको हम लोग बोलते हैं रनर। और ये कितनी तरह के होते हैं स्लाइड देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। ये 2 तरह के रनर होते हैं, एक को हम बोलते हैं कमांड लाइन रनर, एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशन रनर। लेकिन इनका रन होना तभी पॉसिबल है जब आपने इनका कोड लिखा हो, जब आपने रनर को इंप्लीमेंट करने की क्लास बनाई हो, क्योंकि कमांड लाइन रनर और एप्लीकेशन रनर इनके नहीं, इनकी चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये तो अपने आप में इंटरफेसेस होते हैं। इतना क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलिए, इतना क्लियर? यहां तक समझ आया? तो अगर आपने कोई क्लास बनाई होगी जिसने इन इंटरफेसेस को इनहेरिट कर रखा होगा, तो स्प्रिंग बूट उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर उसके भी एक खास मेथड को कॉल करता है। वो खास मेथड भी आपको दिख रहा होगा। कैन यू फिगर आउट द नेम ऑफ दैट मेथड? जो रनर से हमें मिलता है उस मेथड का नाम क्या होता है? देखिए ध्यान से, आपको पूरी स्लाइड के अंदर उस मेथड का नाम दिखेगा। वेरी गुड, उस मेथड का नाम होता है रन। उस मेथड का नाम होता है रन। तो ओवरऑल कितनी एक्टिविटीज हो गई? तो जवाब है जी ओवरऑल 5 एक्टिविटीज हो गई। ओके। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट सवाल कि जो हमारा रन मेथड है, अब मैं रन की बात कर रहा हूं, मेन वाले रन की, कमांड लाइन रनर के रन की बात नहीं हो रही है। कि ये जो मेन वाला रन मेथड है, ये अपन को रिटर्न क्या करता है? तो ये जो मेन वाला रन मेथड है, ये आपको रिटर्न एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट करता है, और उसका नाम है कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये क्या 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 रिटर्न करता है? कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये एक्चुअल में पेरेंट क्लास है। किसकी पेरेंट है? उन दोनों की जिनके नाम आज आपने पहली बार सुने। कौन दोनों? एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इज दिस क्लियर? ठीक है। एग्जैक्टली ये कौन है? एग्जैक्टली ये एक इंटरफेस है, और वो दोनों इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। कौन दोनों? ये दोनों जिनके नाम आपसे मैंने अभी शेयर करे थे। चलूं आगे? तो हाँ, ये हमारा स्लाइड चल रही थी। तो कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसका एक्चुअल में रिटर्न होता है रेफरेंस, और क्योंकि ये इंटरफेस है, पेरेंट है, ये किसी स्पेसिफिक क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर लेगा। इसकी 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। बिल्कुल, इसकी 2 चाइल्ड क्लासेस हैं। अभी अभी आपने उनके नाम सुने थे, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या एनोटेशन कॉन्फिग सर्वलेट वेब सर्वर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है तो मुझे बताइए, अभी एज ऑफ नाउ ये जो एप्लीकेशन आपने रन करी है, इसमें किसका ऑब्जेक्ट बना होगा? सर्वलेट वाला या एनोटेशन कॉन्फिग वाला? वेरी गुड, एनोटेशन कॉन्फिग वाला। और इस बात का सबूत है? हाँ, इस बात का सबूत है। क्या सबूत है इस बात का? इस बात का सबूत यह है कि आप रन मेथड की जो रिटर्न वैल्यू है उसे रिसीव कर पाएंगे। यस, बिल्कुल रिसीव कर पाएंगे। आप इसे रिसीव करिए
कॉन्फ़िगरेबल, कॉन्फ़िगरेबल, राइट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यहां नाम दे दीजिए आप कंटेनर, यही आपका कंटेनर है, गौर करिएगा। इज इक्वल टू कर दीजिए, इज इक्वल टू कर देंगे तो जो भी वहां से रिटर्न होगा वो आपके इस रेफरेंस में आकर कॉपी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है। अब बहुत सिंपल है, आई होप आपने जावा में पढ़ा होगा ये तरीका। अगर आपको पता करना है कि ये रेफरेंस कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो क्या कॉल कर लीजिए, वेरी गुड, कंटेनर डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम। ठीक है, बस यहां पर लिख दीजिए ऑब्जेक्ट किसका बना, तो जवाब आ जाएगा इसका बना। रन करिए अपनी एप्लीकेशन एंड सी फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपने स्प्रिंग स्टार्टर यूज करा है, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, स्प्रिंग बूट ने। क्योंकि आपने स्प्रिंग स्टार्टर यूज करा है, ऑब्जेक्ट किसका बनाया, स्प्रिंग बूट ने। चेक करिए, स्प्रिंग बूट ने ऑब्जेक्ट बनाया एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दिखा, क्लियर। और जैसे ही मैं वहां जाकर डिपेंडेंसी में क्या ऐड करूंगा, जैसे ही मैं वहां जाकर पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसीज वेब वाली ऐड करूंगा, ये क्लास बदल जाएगी। बिल्कुल, जैसे ही मैं जाकर पॉम डॉट एक्सएमएल में वेब वाली डिपेंडेंसी ऐड करूंगा, दिस क्लास विल चेंज। क्लियर हुआ, यहां तक समझ आया? ठीक है, इसकी नॉलेज का प्रैक्टिकल यूजेज उतना नहीं है जितना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, या एटलीस्ट ये याद रखना पड़ेगा कि अलग अलग स्टार्टर पैक अलग अलग तरीके के कंटेनर्स लॉन्च करवाते हैं। गॉट इट? चलूं आगे, वेरी गुड। अब अगला टॉपिक आता है कि क्या हम लोग ये बैनर बदल सकते हैं, या क्या हम लोग इस बैनर को आने से रोक सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन रन हो तो ये बैनर ना बने, या ये बैनर चेंज हो जाए। तो मैं आपको दोनों काम करके दिखाता हूं। पहले अपन इस बैनर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और फिर ये भी देखते हैं कि क्या इस बैनर को आने से रोका जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ इस पूरे को अपन क्लोज करते हैं, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन 7 बनाते हैं। तो मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट करा, ये हमारी एप्लीकेशन 7 हो गई। अंदर जाकर मैंने क्लास को रीनेम कर दिया, और ये बन गई हमारी स्प्रिंग बूट एग्जाम्पल 7 एप्लीकेशन। परफेक्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, और प्रॉपर्टीज फाइल में जाकर नाम बदल दिया ताकि आउटपुट में आपको सही नाम नजर आए। ठीक है, बीन्स मुझे फिलहाल कोई बनवाने नहीं है, तो मैंने डाउ और सर्विस इन दोनों को कर दिया ड्रॉप। ठीक, मुझे कोई फिलहाल ये भी नहीं पता करना कि कौन सा वाला कंटेनर बन रहा है, तो मैंने इस पूरे को भी कर दिया ड्रॉप। एप्लीकेशन को बिल्कुल सिंपल एंड स्ट्रेट पहले की तरह बना दिया। जो मैंने चेंजेस करे वो क्लियर है ना। अब स्प्रिंग बूट आपको भी इस बैनर को चेंज करने का मौका देता है। अगर आप चाहें तो आप इस बैनर को चेंज कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इस बैनर को चेंज करने के लिए? इस बैनर को चेंज करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। कहां बनानी पड़ेगी? जवाब है रिसोर्सेस फोल्डर में जाकर बनानी पड़ेगी। क्या नाम रखना पड़ेगा फाइल का? फाइल का नाम रखना पड़ेगा बैनर डॉट टीएक्सटी। क्या नाम रखना पड़ेगा? फाइल का नाम रखना पड़ेगा बैनर डॉट टीएक्सटी। तो मैंने राइट क्लिक करा, न्यू में गया, एक नॉर्मल फाइल क्रिएट करी। फाइल का नाम मैंने रखा बैनर डॉट टीएक्सटी। कहां बनेगी ये फाइल? ये फाइल बनेगी, जैसा मैंने कहा, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, और कहीं मत बनाइएगा। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर आप जो भी लिख देंगे, वट एवर टेक्स्ट यू आर गोइंग टू राइट, वो इस डिफॉल्ट बैनर को रिप्लेस कर देगा। अभी डिफॉल्ट बैनर किसका आ रहा है? जल्दी जवाब दें। अभी डिफॉल्ट बैनर स्प्रिंग का आ रहा है। अगर मैं लिख दूं वेलकम टू एससीएल, तो नाउ यू विल ऑब्जर्व कि मुझे जो बैनर मिलेगा वो रैदर देन स्प्रिंग वेलकम टू एससीएल लाइव का बैनर मिलेगा। मैंने कोई चेंज नहीं करा, सिर्फ एक बैनर डॉट टीएक्सटी फाइल बनाई। नाउ लेट अस रन दी एप्लीकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन आप रन करेंगे, जो डिफॉल्ट बैनर था वो रिप्लेस हो गया, आपका वाला बैनर आकर स्टोर हो गया। ये भी क्लियर? चलूं आगे, वेल, अब ये बताइए, अगर मैं इस फाइल को उड़ा दूं, डिलीट कर दूं, तो क्या वापस पुराना वाला बैनर आ जाएगा? हाँ या ना? अगर मैं रन करूं, विल आई अगेन गेट द डिफॉल्ट बैनर ऑफ स्प्रिंग? यस, आई अगेन गेट द डिफॉल्ट बैनर ऑफ स्प्रिंग जो आपको आता हुआ दिख रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कोई भी बैनर आए, ना मुझे अपना बैनर चाहिए ना मुझे स्प्रिंग का बैनर चाहिए।
तो आप अपनी प्रॉपर्टीज फाइल में जाएंगे और एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंटर करेंगे। प्रॉपर्टी का नाम है स्प्रिंग डॉट मेन डॉट बैनर डैश मोड इज इक्वल्स टू ऑफ। अगर आपने ये एंट्री अपनी प्रॉपर्टीज फाइल में कर दी तो आपने स्प्रिंग बूट को ये इंडिकेट करा कि एप्लीकेशन के सारे काम करना, लेकिन बैनर लोडिंग नहीं चाहिए। तो अब जब आपकी एप्लीकेशन रन होगी, नो बैनर विल बी डिस्प्लेड ऑन योर टर्मिनल। इज दिस क्लियर? क्लियर है? ठीक है। अब आपने नोटिस करा होगा, जब मैंने वेलकम टू एससी लाइव लिखवाया था, वो प्लेन टेक्स्ट आया था या वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट था? वॉज इट अ प्लेन टेक्स्ट और वॉज इट एन आर्टिस्टिक टेक्स्ट? इट वॉज अ वेरी वेरी प्लेन टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप बैनर जो बनाएं वो भी बड़ा डेकोरेटिव सा है, तो आपको आस्की आर्ट, गौर करिएगा क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, आपको आस्की आर्ट में अपने बैनर को डिजाइन करना पड़ेगा। आस्की आर्ट मतलब, आस्की आर्ट मतलब जो आस्की कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी मदद से, उन सिंबल्स की मदद से आपको बैनर बनाना पड़ेगा। और आपके लिए एक वेबसाइट इस पर्टिकुलर काम को आसान बनाती है। अगर आपको लग रहा है कि वो आस्की आर्ट इतना लंबा चौड़ा बनाएगा कौन, आपको नहीं बनाना। आपको मैंने वेबसाइट का यूआरएल दिखाया हुआ है, इस यूआरएल को कॉपी करिए, अपने ब्राउजर में इस यूआरएल को ओपन करिए। तो मैं ब्राउजर में गया, इस यूआरएल को मैंने ओपन करा। जब इसको ओपन करेंगे, आपके सामने एक विंडो आएगी। इस विंडो में आप जो भी लिख देंगे, वट एवर यू आर गोइंग टू टाइप, फॉर एग्जाम्पल मैंने सचिन लिख दिया, राइट? दिख रहा है आपको ये टेक्स्ट सचिन? राइट? इसको कर लीजिए कॉपी। ये आस्की आर्ट को मैंने अपनी तरफ से कॉपी कर लिया, और वही जो आपकी बैनर वाली फाइल है जो आपने डिलीट कर दी थी, उसे जरा दोबारा बनाइए अपने रिसोर्सेस फोल्डर में आकर। तो न्यू में गए, फाइल में गए, फाइल में जाकर एज यूजुअल मैंने कहा बैनर डॉट टी एक्स टी, फाइल बन गई मेरी, फिनिश करा, और इस फाइल के अंदर आकर इसको कर दीजिए आप पेस्ट। सेव कर दीजिए, अपनी एप्लीकेशन को रन करिए, इस प्रॉपर्टी को हटा दीजिएगा क्योंकि आप चाहते हैं कि अब बैनर आए, तो मैंने इसको हटा दिया। अब अगर आप इस एप्लीकेशन को लॉन्च करें, तो जैसे स्टाइलिश वे में आपको स्प्रिंग का बैनर दिख रहा था, वैसे ही स्टाइलिश वे में आपको आपका आस्की आर्ट दिख जाएगा। ठीक है? इट्स जस्ट अ फन पार्ट। इसका आपके प्रैक्टिकल नॉलेज पे या कोड की यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट एटलीस्ट यू वेरी वेल नो कि किस तरह से बैनर्स को मैनेज करा जाता है या बैनर्स को रोका जाता है। कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। जल्दी जल्दी बोलें भाई, आगे बढ़ूं? इज एवरीथिंग क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो अपन को डिस्कस करना है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना है, वो है वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक विच इज कॉल्ड एज रनर्स। ठीक है? जैसा आपको मैंने अभी भी कहा, जैसे ही आपकी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अपनी सारी इनिशियल एक्टिविटीज कर लेगी, इनिशियल एक्टिविटीज में आता है एनवायरमेंट लोड करना, कंटेनर बनाना, बीन्स का डीआई परफॉर्म करना, जब वो ये सारी एक्टिविटीज कर लेगी, तब वो ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक कंपोनेंट या यू कह लीजिए खास क्लास के ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करती है, अगर आपने उस पर्टिकुलर क्लास को बनाया हो। और इनको हम लोग बोलते हैं रनर्स। तो टेक्निकली व्हाट इज अ रनर? रनर्स आर दोस क्लासेस जिनका एग्जीक्यूशन प्रोग्रामर करता है कि स्प्रिंग बूट करता है? तो जवाब है स्प्रिंग बूट करता है, प्रोग्रामर नहीं करता है। कब करता है? अपनी एक्टिविटीज के पहले, अपनी एक्टिविटीज के बाद। तो जवाब है अपनी एक्टिविटीज के बाद। जब वो सारे बीन वगैरह बना लेता है, सब कुछ कर लेता है, तो वो इनको रन करता है। अच्छा, तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपको कोई पीस ऑफ कोड लिखना हो जो आप चाहते हैं एप्लीकेशन के लोड होने के बाद तुरंत रन हो, तो जैसे आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का कोड कंस्ट्रक्टर में डालते हैं, ऐसे एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के चलने के बाद यानी लोड होने के बाद अगर कोई पीस ऑफ कोड आपको रन करना है, तो वह आपको हमेशा डालना चाहिए इनसाइड रनर्स। यानी रनर आपको एक कन्वीनियंट तरीका देते हैं कुछ इनिशियलाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज करने का, या कोई ऐसा कोड चलाने का जो आप चाहते हैं एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही एग्जीक्यूट हो जाए। पर्पस क्लियर हुआ? पर्पस क्लियर हुआ? राइट? अब हाँ जी, इनिशियलाइजेशन बेस्ड एक्टिविटीज। इनिशियलाइजेशन से मेरा मतलब है, मान लीजिए आप कोई डेटाबेस रिलेटेड कोड लिख रहे हैं और आप चाहते हैं डेटाबेस के अंदर कुछ डमी रिकॉर्ड्स एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही सेव हो जाएं, तो वो डमी रिकॉर्ड सेव करने का कोड आप कहां लिखोगे? वो डमी रिकॉर्ड सेव करने का कोड आप रनर में लिखोगे। आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, बहुत वैलिड, कि सर वो कोड तो हम यहां भी लिख सकते हैं, ये जो मेन मेथड है इसके नीचे।
लिख सकते हैं लेकिन आपको लिखना नहीं चाहिए। स्प्रिंग बूट ये रिकमेंड करता है कि मेन बिल्कुल नीट क्लीन होना चाहिए। आपको जो भी एक्टिविटी करनी है एप्लीकेशन के स्टार्टअप पे, उसको आप मेन से हटा दें। और इसीलिए स्प्रिंग बूट ने आपको रनर्स दिए हैं। कल को आप किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे और उस प्रोजेक्ट को कल को आप ट्रेस करोगे, और आपके दिमाग में ये है कि इनिशियलाइजेशन तो मेन में करा जाता है, तो आपको वो कोड ही नहीं मिलेगा जो आपके पहले वाले प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज करने के लिए लिखा होगा। इसलिए हम कभी भी मेन में कोडिंग ना करें। स्प्रिंग बूट हमें रिकमेंड करता है जो हमें एक्टिविटी करनी है वो कहां करनी चाहिए, वो करनी चाहिए हमको रनर्स के अंदर। इज दिस क्लियर? आया समझ? चलूं आगे? क्लियर हुआ? चलूं आगे? तो ये कहानी है रनर्स की। अब जैसा मैंने आपसे कहा, रनर के लिए कितने इंटरफेस हैं? रनर के लिए दो इंटरफेसेस हैं आपके पास। आप दोनों में से किसी को भी इंप्लीमेंट करके अपनी रनर क्लास बना सकते हैं। ठीक है, इनमें पहला इंटरफेस कौन है? इनमें पहला इंटरफेस कमांड लाइन रनर है। जिसके पास कौन सा मेथड है? जिसके पास रन मेथड है, जो बिल्कुल वैसे ही आर्गुमेंट लेता है जैसे जावा का मेन मेथड आर्गुमेंट लेता है। क्या आपको याद है जावा का मेन मेथड कौन से आर्गुमेंट लेता है? डू यू रिमेंबर दिस? जावा के मेन मेथड के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? याद है आपको? जावा का जो मेन मेथड है वो स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट्स लेता है। और वो होते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो होता ही है ना। और आर्गुमेंट होता है स्ट्रिंग एरे। लेकिन आपको याद होगा जावा ने अपने वर्जन 5 ऑनवर्ड्स एक और टाइप ऑफ आर्गुमेंट अलाउ करा है, 3 डॉट से जो रिप्रेजेंट होता है। देखा है कभी आपने इसको? 3 डॉट्स फॉलोड बाय ARGS। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। क्या नाम सुना आपने? इसको हम बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये कौन है, ये भी एरे ही बनेगा, बस कोड लिखने का एक डिफरेंट वे है। तो जावा ने अपने वर्जन 5 ऑनवर्ड्स ये स्टाइल ऑफ आर्गुमेंट अलाउ करा है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। और इनमें एक्चुअल में वही आर्गुमेंट आकर कॉपी होते हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट से आप पास करते हो। तो अगर आपको लग रहा है क्या मैं कोर जावा में ये डॉट 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 ARGS लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको याद होगा मैंने अगर आपको कोर जावा कराई है तो मैंने आपको स्पेसिफिकली कहा था कि जावा में मेन लिखने के 6 तरीके होते हैं, और उन 6 में से मैंने आपको 2 तरीके डॉट 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 के भी बताए थे। याद आ रहा है? चले आगे, इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कमांड लाइन रनर का रन होता है। थोड़ा सा स्लाइड्स जंप करके आपको इस रन मेथड का डिक्लेरेशन दिखाना चाहूंगा। ये इस रन मेथड का डिक्लेरेशन है। ठीक है, और ये माय कमांड लाइन रनर कौन है? ये माय कमांड लाइन रनर कौन है? ये आपकी क्लास है जो कमांड लाइन रनर की क्या है? चाइल्ड क्लास है। और स्प्रिंग के लिए बीन है। बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर लगा हुआ है @component। तो क्या स्प्रिंग माय कमांड लाइन रनर का ऑब्जेक्ट अपने आप बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। खाली ऑब्जेक्ट बनाएगा कि रन भी कॉल करेगा? तो जवाब है रन भी कॉल करेगा। स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग कहना गलत होगा, स्प्रिंग बूट, ये सब स्प्रिंग नहीं कर रहा है, ये सब स्प्रिंग बूट की एक्टिविटीज हैं। तो स्प्रिंग बूट माय कमांड लाइन रनर का ऑब्जेक्ट भी बनाएगा और रन भी कॉल करेगा। रहा सवाल सर यहां आर्गुमेंट क्या आएंगे? आर्गुमेंट वो आएंगे जो आप पास करेंगे। अब अगला डाउट आएगा हम कहां पास करते हैं? हम तो प्रोग्राम सीधे रन कर देते हैं। तो आपको STS एक ऑप्शन देता है कि आप यहां पर अपने चॉइस का डेटा एज एन आर्गुमेंट पास कर पाए। अगर आप भूले ना हो तो जब आप जावा में कोड रन करते हैं टर्मिनल से, तो कुछ ऐसे करते हैं ना, जावा टेस्ट, और यहां से आप पास कर देते हैं हेलो। तो ये हेलो कमांड लाइन आर्गुमेंट बन जाता है कोर जावा में, है ना। ऐसा ही कुछ आप स्प्रिंग बूट में करेंगे, बस आप प्रोग्राम को रन करने का कमांड नहीं लिखेंगे। STS आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें आप ये कमांड लाइन आर्गुमेंट दे सकते हैं, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमांड लाइन रनर के पास कितने मेथड्स हैं? कमांड लाइन रनर के पास एक मेथड है। क्या वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है? हाँ जी, वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। कितने आर्गुमेंट लेता है? जवाब है स्ट्रिंग टाइप का डॉट 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 ARGS लेता है। अगर कितनों की बात करूं तो ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट लेता है। मतलब हम इसको जितने चाहे उतने स्ट्रिंग भेज सकते हैं। यस, आप जितने चाहें उतने स्ट्रिंग्स भेज सकते हैं। पहली स्ट्रिंग किस में जाएगी? पहली स्ट्रिंग जाएगी ARGS 0 में, अगली जाएगी ARGS 1 में, एंड सो ऑन। इतना क्लियर? गुड। जो दूसरा वाला इंटरफेस है वो इससे थोड़ा एक कदम आगे है। पढ़िए जरा उस दूसरे वाले में क्या खास बात है।
क्या दूसरे वाले में भी रन मेथड है? हाँ या ना? हाँ जी, दूसरे वाले में भी रन मेथड है, लेकिन जो दूसरे वाले का रन मेथड है ना, उसका आर्गुमेंट स्ट्रिंग का एरे नहीं है। अच्छा, तो उसका आर्गुमेंट क्या है? उसका आर्गुमेंट एक स्पेशल क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम होता है एप्लीकेशन आर्गुमेंट। इससे क्या होता है? ये आपको ये मौका देता है कि जो आप आर्गुमेंट्स पास करें उन्हें मैप स्टाइल में पास कर दें। मैप, इसका मतलब किस तरह से आर्गुमेंट पास हो जाएंगे? आर्गुमेंट पास हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। राइट, अगर आप इस इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं तो आपको आर्गुमेंट और एडवांस लेवल पे पास करने का मौका मिलता है, और वो है की वैल्यू पेयर। लेकिन अगर आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं, इसको इनहेरिट करते हैं, तो इसके रन को जब आप चलवाएंगे, जब स्प्रिंग बूट रन कॉल करेगा, तो आप सिर्फ सिंगल वैल्यू एज स्ट्रिंग इसके आर्गुमेंट में भेज पाएंगे। सारी बातें कट करके सीधे मैं आपको प्रैक्टिकल पे ले चलता हूं, वहां पर आपको इन दोनों से मिलवाता हूं। सबसे पहले मिलिए कमांड लाइन रनर और उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास से। एंड फॉर दैट लेट्स create a new Spring Boot application. So I copied example number 5, I pasted it, और एग्जाम्पल 8 में चलते हैं। ठीक, फिलहाल मैं बैनर को डिलीट कर दूं, और नाउ लेट अस गो इनसाइड आवर पैकेज। ठीक है, अब आप नोटिस करिए ये आपकी मेन क्लास है। रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप रनर को मेन क्लास के अंदर ना बनाकर अलग पैकेज में बनाएं। पर एक चीज मत भूलिएगा, वो पैकेज क्या एससी लाइव का चाइल्ड होना चाहिए? बिल्कुल। आपको याद होगा, जो पैकेजेस इस मेन पैकेज का चाइल्ड हैं, क्या उनकी ऑटोमेटिक क्लास पाथ स्कैनिंग हो जाती है? बिल्कुल, और उसके अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट क्लासेस हैं उनके बीन बन जाते हैं। तो मैंने राइट क्लिक करा, यहां कर एक और पैकेज बनाया, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दिया रनर्स। फिनिश करा, अंदर आकर मैंने अपनी क्लास बनाई, जैसा आपने स्लाइड में देखा, आई एम कॉलिंग इट माय कमांड लाइन रनर। ये मेरी क्लास हो गई, मैंने इसको फिनिश करा, और यहां मैंने बोला माय कमांड लाइन रनर इंप्लीमेंट्स कमांड लाइन रनर, कमांड लाइन रनर, ये मैंने यहां पर मेंशन करा। ठीक है, कमांड लाइन रनर इंपोर्ट हो गया, और आपने इसके अनइंप्लीमेंटेड मेथड को ओवरराइड भी कर दिया। ठीक है, अभी हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं, अभी मैं एक सिंपल सा मैसेज लिख रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कमांड लाइन रनर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बस ये लाइन मैंने यहां पर लिखी, कमांड लाइन रनर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं स्प्रिंग इसके ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली क्रिएट करे, तो मुझे इसको क्या डेजिग्नेट करना पड़ेगा? मुझे इसको डेजिग्नेट करना पड़ेगा एज अ कंपोनेंट क्लास। तो मैं इसको क्रिएट करूंगा एज अ कंपोनेंट क्लास। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपनी एप्लीकेशन को रन कर देना है। सो लेट मी रीनेम दिस विल बी आवर एप्लीकेशन नंबर 8। नेक्स्ट, फिनिश, लेट्स गो इनसाइड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, वहां भी इसका नंबर 8 कर देते हैं। सेव करिए, प्रोग्राम रन कीजिए, एंड चेक योर सेल्फ कि क्या आपका रनर चला। हुआ रन? क्लियर? दैट्स द रीजन कि स्प्रिंग बूट ने ऑटोमेटिकली माय कमांड लाइन रनर का बीन ऑब्जेक्ट कर दिया क्रिएट। आगे बढ़ू? ठीक है, अब ऐसे ही हम एक और रनर लेते हैं। लेट्स गो फॉर वन मोर एप्लीकेशन। लेट मी क्लोज दिस विल बी एप्लीकेशन नंबर 9। और सब कुछ सेम रखते हैं, बस रनर के अंदर जहां आपने इंप्लीमेंट करा था कमांड लाइन रनर, वहां मैंने इंप्लीमेंट कर लिया एप्लीकेशन रनर को, और मैंने अपनी क्लास को भी रिफैक्टर कर दिया अकॉर्डिंगली। तो rather देन माय कमांड लाइन रनर, आई एम कॉलिंग इट एज माय एप्लीकेशन रनर, माय एप्लीकेशन रनर। गुड। ठीक है, फिनिश, और इंप्लीमेंट करवा लिया एप्लीकेशन रनर को rather देन कमांड लाइन रनर। ये हो गया एप्लीकेशन रनर। कंट्रोल शिफ्ट हो, एप्लीकेशन रनर इंपोर्ट हुई। ये हटाना पड़ेगा आपको क्योंकि इसका रन मेथड का डिक्लेरेशन डिफरेंट है। ये है इसका रन मेथड।
चलता है अपने आप। इसके प्रूफ के लिए यहां भी मैं लिख देता हूं, एप्लीकेशन रनर एग्जीक्यूटेड। अपनी एप्लीकेशन को रिफैक्टर करा, हम कॉलिंग इट एज एप्लीकेशन नंबर 9, परफेक्ट, नेक्स्ट, फिनिश, प्रॉपर्टीज फाइल अपडेट करी, एंड लेट्स लॉन्च द एप्लीकेशन। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल 9 को लॉन्च करा, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, एप्लीकेशन रनर एग्जीक्यूटेड। तो ये तो प्रूफ हो गया कि दोनों रनर ऑटोमेटिकली रन होते हैं जैसे ही एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट होती है। अब बात है इनको आर्गुमेंट्स कैसे दिए जाएंगे। तो जो आपका पहला वाला रनर है, जो कमांड लाइन रनर है, उसको जो आप आर्गुमेंट देंगे उनको बोलते हैं अपन पोजिशनल आर्गुमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं कि रनर्स का प्रैक्टिकली यूजेज क्या है। रनर का जनरली यूजेज होता है आपकी एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही कुछ डेटा डेटाबेस में डालना हो, कुछ डेटा कैश में डालना हो, कोई स्टार्टअप चेक्स करने हो, ये सारी एक्टिविटीज के लिए रनर्स को बेस्ट माना गया है। मैं भी आपको जब स्प्रिंग बूट में यूजर से इनपुट लेना सिखाऊंगा, हम भी रनर के अंदर ये कोड लिखेंगे। फिलहाल चलते हैं सीधे आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे इस पॉइंट पे। तो रनर्स को आर्गुमेंट देने के दो तरीके हैं। अगर कमांड लाइन रनर है तो पोजिशनल, और अगर एप्लीकेशन रनर है तो आर्गुमेंट ऑप्शंस के स्टाइल में जाते हैं। ठीक है, अब ये पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होते हैं और ये कैसे दिए जाते हैं, सिंपल है। पोजिशनल आर्गुमेंट बिल्कुल वही होते हैं जो आप जावा कोड को कॉल करते वक्त या जावा कोड को रन करते वक्त देते हैं। बस फर्क कितना है, अगर आप जावा कोड टर्मिनल से रन कर रहे हैं तो आर्गुमेंट टर्मिनल पे देते हैं। एसटीएस में कोई टर्मिनल होता नहीं है, तो आर्गुमेंट देने के लिए आपको स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है आर्गुमेंट देने के लिए? आर्गुमेंट देने के लिए आपको स्पेशली कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ता है। वो कैसे जाते हैं? तो आप अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन 8 में आइए, राइट क्लिक करिए, रन एस पे आइए। बिल्कुल बॉटम पे क्या दिख रहा है? बिल्कुल बॉटम पे रन एस के बॉटम पे। वेरी गुड, आपको दिख रहा है रन कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक कीजिए। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी एप्लीकेशन का नाम सेलेक्ट करिए। हमारी कमांड लाइन रनर वाली एप्लीकेशन कौन सी है, 8 के 9? 8 है। 9 हमारी एप्लीकेशन रनर है, कमांड लाइन रनर वाली है 8। तो इसको सेलेक्ट करिए। ऊपर की तरफ देखेंगे आप तो आपको एक टैब दिखेगा जिसका नाम होगा एनवायरनमेंट। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो आपको एक टैग दिखेगा, आर्ग्यूमेंट्स टैब दिख रहा होगा, दिख रहा है? आर्ग्यूमेंट्स, क्लिक कर दीजिए। गॉट इट? जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम आर्गुमेंट करके एक ऑप्शन आएगा। वीएम आर्गुमेंट्स में मत चले जाइएगा। वीएम आर्गुमेंट्स आप तब यूज करते हैं जब आप जेवीएम को आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, कुछ सेटिंग्स बदलनी है जावा की, वो नहीं करना है मुझे, मुझे अपने प्रोग्राम को आर्गुमेंट देने हैं। तो आप इस जगह पर आइए और जो भी आर्गुमेंट पास करने हैं वो कर दीजिए। तो मैं यहां से कुछ नाम पास करता हूं, जैसे मैंने कहा सचिन अफरोज, परमजीत। राइट, ये मैंने 3 नाम यहां से पास करे। ये करने के बाद मैंने अप्लाई पे क्लिक करा, मैंने क्लोज पे क्लिक करा। ठीक, अभी आपके आर्गुमेंट्स पास हो गए। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो क्या ये आर्गुमेंट्स इस एआरजीएस में आए होंगे? ठीक है, अगर ये आर्गुमेंट इस एआरजीएस में आए होंगे तो क्या मुझे पता लग सकता है कितने आर्गुमेंट आए हैं और उनकी क्या वैल्यू है? क्या मुझे पता लग सकता है कितने आर्गुमेंट आए हैं और उनकी क्या वैल्यू है? बिल्कुल पता लग सकता है। कितने आर्गुमेंट्स आए हैं ये पता कैसे लग जाएगा? ये पता लग जाएगा लेंथ से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये एआरजीएस कौन है, ये एआरजीएस कौन है? गुड, ये एक एरे है। अगर ये एक एरे है तो हर एरे की तरह क्या इसके पास भी लेंथ प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल, हर एरे की तरह इसके पास भी लेंथ प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अगर ये एरे है तो क्या हर एरे की तरह इसके ऊपर भी फॉर ईच लूप चल जाएगा? हर एरे की तरह इसके ऊपर भी क्या फॉर ईच लूप रन हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं फॉर स्ट्रिंग str कोलन args, अंदर कहता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str, तो मुझे वो तीनों स्ट्रिंग्स मिलेंगी जो मैंने कमांड लाइन के लिए पास की हैं। बिल्कुल मिलेंगी। करिए रन।
अपनी मेन एप्लीकेशन को, आर मेन एप्लीकेशन इज एग्जांपल 8, राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। कुछ दिखा आपको? सचिन, अफरोज एंड परमजीत, ये क्या है? ये कुछ एक्स्ट्रा आर्गुमेंट हैं जो स्प्रिंग बूट अपनी तरफ से पास कर रहा है। वॉट इट, आप इसको इग्नोर करिएगा। ये आर्गुमेंट स्प्रिंग बूट अपने लिए यूज करता है, नॉट फॉर अस। जो हमारे आर्गुमेंट हैं वो तो ये हैं जो अपन लोगों ने रन एज में जाकर रन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पास करे इनसाइड द आर्गुमेंट्स टैब। अच्छा, तो अब अगर मैं यहां से एक आर्गुमेंट बढ़ा दूं, लेट से मैंने एक आर्गुमेंट और बढ़ा दिया और अब मैंने अप्लाई और क्लोज करा, तो क्या आप 4 हो जाएंगे आर्गुमेंट? एब्सोल्युटली यस। अब मुझे आर्गुमेंट दिख जाएंगे 4, राइट। 5 क्यों दिख रहे हैं 4 की जगह? 5 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि एक आर्गुमेंट स्प्रिंग बूट पास कर रहा है अपने पर्पस के लिए, इट्स नॉट फॉर अस। और नए वर्जन में तो ये पास भी नहीं होता है। आपने अगर एसटीएस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करा होगा तो वहां आपको ये नहीं दिखेगा। मेरे पास जो वर्जन है वो एक वर्जन पहले का वर्जन है, तो हम लोगों को यहाँ पर आर्गुमेंट में ये भी दिख रहा है। क्लियर हुआ? बढ़ू आगे? ठीक है। अब सवाल आता है वो जो दूसरा वाला है उसको आर्गुमेंट कैसे देते हैं। तो पहले तो बताइए दूसरे वाले के आर्गुमेंट कहलाते क्या है, कौन से आर्गुमेंट होते हैं वो? ये पोजिशनल है वो क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो। उन्हें कहते हैं ऑप्शन आर्ग्यूमेंट। और उन्हें पास करने का तरीका क्या है? उन्हें आप पास करेंगे एज की वैल्यू पेयर। सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स आपको दिख रहा होगा। अभी आपने देखा मैंने डायरेक्ट सचिन पास कर दिया था, यस और नो? अभी मैंने प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स में जाकर लिख दिया था सचिन, है ना, उसके बाद मैंने लिख दिया था अफरोज, परमजीत और फैजान। ठीक है। अब जो आप आर्गुमेंट पास करेंगे वो ऐसे नहीं करने वाले हैं। तो कैसे करने वाले हैं? अब आप आर्गुमेंट के लिए एक नया फॉर्मेट यूज करेंगे, वो है डैश डैश, जो भी आपको की को नाम देना है, इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू देनी है। ठीक है, जैसे डैश डैश नेम इज इक्वल टू सचिन, लाइक दिस। इस तरीके से आपको जितने आर्गुमेंट पास करने हैं आप कर सकते हैं। आया समझ? पहला पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, पास तो कर देंगे, सवाल है रिसीव कैसे करेंगे। तो इसको समझने के लिए अपन एग्जाम्पल 9 की तरफ चलते हैं। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल 9 है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन 9। राइट क्लिक, रन एज, रन कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल 9। आर्ग्यूमेंट्स में आइए और यहां से मैंने दो चीजें पास कर दी, डैश डैश नेम इक्वल टू लेट से अमित, और मैंने एंटर प्रेस करके कहा डैश डैश एज इक्वल टू 25। ठीक है, मैंने कितने की वैल्यू पेयर पास करे? जल्दी जवाब दे, मैंने कितने की वैल्यू पेयर पास करे? मैंने 2 की वैल्यू पेयर पास करे। ना द क्वेश्चन अराइजेस, हमको ये मिलेंगे कैसे? तो आपने अगर ध्यान ना दिया हो तो दोबारा दीजिए और मुझे बताइए, जो आपने रनर बनाया है उसका आर्गुमेंट कौन है? जो आपने रनर बनाया है उसका आर्गुमेंट कौन है? उसका आर्गुमेंट एक खास तरीके का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एप्लीकेशन आर्गुमेंट। उसका आर्गुमेंट नॉर्मल वाला एरे नहीं है, उसका आर्गुमेंट एक स्पेशल स्पेशल ऑब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट्स। अब ऑब्जेक्ट है तो इसके पास मेथड्स भी होंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके पास मेथड्स भी होंगे, यस। इसके पास आपके मतलब के 3 मेथड्स हैं। किसके पास है ये? गौर करिएगा, जो पैरामीटर आ रहा है रन में, एप्लीकेशन आर्ग्यूमेंट, उसके पास है। अच्छा, क्या क्या मेथड्स हैं? पहला है गेट ऑप्शन नेम्स। अंदाजा लगाइए इससे क्या मिल रहा है? अंदाजा लगाइए इससे क्या मिल रहा है? बोलिए जल्दी, इससे क्या मिल रहा है? वेरी गुड। इससे आपको कीज का क्या मिल रहा है? एरे? नहीं, कीज का मिल रहा है सेट। और कीज का सेट ही क्यों मिल रहा है? तो कॉमन सेंस लगाइए, क्या की यूनिक होगी? क्या की अपने आप में यूनिक होगी? यस। क्योंकि की यूनिक होगी तो जावा आपको की का क्या रिटर्न कर रही है? जावा आपको की का रिटर्न कर रही है सेट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है सर बट ये तो की का नाम होगा, मुझे तो की वैल्यू चाहिए, तो एक मेथड और है इसी एप्लीकेशन आर्गुमेंट के पास जिसका नाम है गेट ऑप्शन वैल्यूज। ये मेथड आपसे पैरामीटर में क्या लेगा? ये मेथड आपसे पैरामीटर में की का नाम लेगा और आपको क्या लौटाएगा? आपको लौटाएगा उस की वैल्यू।
बस इतना ध्यान रखिएगा, वैल्यू किस फॉर्म में लौटाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, वैल्यू किस फॉर्म में लौटाएगा, तो जवाब है जी लिस्ट के फॉर्म में लौटाएगा। सिंगल वैल्यू होगी तो भी लिस्ट के फॉर्म में आएगी, जी हाँ, सिंगल वैल्यू होगी तो भी लिस्ट के फॉर्म में आएगी। गॉट इट। तीसरा कौन है? तीसरा है कंटेन्स ऑप्शन। जो आपसे पैरामीटर में क्या लेगा, जो आपसे पैरामीटर में क्या लेगा, जो आपसे पैरामीटर के अंदर की का नाम लेगा। अगर इस नाम की मौजूद है तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इस नाम की अवेलेबल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? अगर इस नाम की अवेलेबल है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर है? तीनों मेथड की वर्किंग क्लियर हुई? तीनों मेथड समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, तो अब आप आइए इस वाले में और ध्यान से देखिए। मैंने पास करे हैं दो आर्गुमेंट। एक मैंने पास करा हुआ है या आर्गुमेंट के तौर पर एप्लीकेशन 9। एक मैंने यहां पास करा हुआ है नेम और एक मैंने पास करा हुआ है एज। अब आप मेरी हेल्प करिए कि ये नेम और एज हम अपने कोड से फेच कर पाए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इस कोड के अंदर जाकर, विच इज एप्लीकेशन रनर, माय एप्लीकेशन रनर, यहां क्या करूं? सबसे पहले मुझे बताइए, मुझे वो कीज कैसे मिलेंगी? हाउ विल आई गेट एक्सेस टू दोस कीज जो मैंने कमांड लाइन आर्गुमेंट बना के पास की हैं? बोलिए जल्दी। हाउ विल आई गेट गेट एक्सेस टू दोस कीज? कौन सा मेथड? मेथड का नाम तो बताइए। भूल गए? चलिए कोई बात नहीं, तो मैं कहूंगा कीज इज इक्वल्स टू ARGS डॉट, अब कोई दिख रहा है, समझ आ रहा है कौन सा? गेट ऑप्शन नेम्स। राइट, गेट ऑप्शन नेम्स है, नेम्स, गेट ऑप्शन नेम्स। ठीक है, ये क्या रिटर्न कर देगा आपको? ये क्या रिटर्न कर देगा आपको? ये रिटर्न कर देगा आपको सेट। सेट मैंने गलत ले लिया है, सेट रिटर्न करता है ना, क्योंकि कीज यूनिक होती हैं, तो ये रिटर्न कर देगा आपको सेट। ठीक है, लिस्ट नहीं करेगा, ये लिस्ट तो वो रिटर्न करेगा जो वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अब ये आपके पास कीज का सेट आ गया। अब मैं चाहता हूं एक के की वैल्यू मिले, तो की एक है कि मल्टीपल है? मल्टीपल है ना, तो एक एक की वैल्यू कैसे मिलेगी? और मुझे पहले ये बताइए, मुझे ये भी पता करना है कितनी कीज आई है टोटल। कैसे मालूम चलेगा टोटल कितनी कीज आई हैं? लेंथ नहीं होता बच्चे, लेंथ होता है एरे के पास, सेट के पास होता है साइज। ओके, तो आप यहां पे बोलेंगे कीज और आप कॉल करेंगे द मेथड विच इज कॉल्ड साइज। तो जब मैं बोलूंगा कीज डॉट साइज, तो मैंने कितने आर्गुमेंट पास करे हैं खुद? मैंने पास करे हैं दो, एक नेम और एक एज, लेकिन आएंगे कितने? आएंगे तीन। एक आर्गुमेंट स्प्रिंग भी पास करेगा अपनी तरफ से, है ना, तो उसे नजरअंदाज कीजिएगा। अब यहां आएगा फॉर, फॉर के अंदर क्या लिखोगे? फॉर के अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिंग के, दैट इज की, कोलन कीज। क्या सेट पे फॉर ही चल जाता है? जावा के सेट पे फॉर ही चल जाता है, वेरी गुड। अब इस की के अंदर एक एक की का नाम आएगा, हमें की वैल्यू चाहिए, कैसे मिलेगी? इस की वेरिएबल के अंदर एक एक की का नाम आएगा, बट हमें तो वैल्यू चाहिए, की से मिलेगी। हाँ, की से कैसे मिल जाएगी? गेट ऑप्शन वैल्यू, और की डॉट नहीं होगा बेटा, उसमें पास करोगे। ठीक है, अब देखो, आप लिखोगे की इज प्लस की, तो ये की का नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉमा वैल्यू कोलन प्लस, अब आप कॉल करोगे ARGS डॉट, इसके पास मेथड का नाम है गेट ऑप्शन वैल्यूज, जिसके पैरामीटर में क्या देंगे आप? क्या लेगा ये आपसे पैरामीटर में? वेरी गुड, ये आपसे ले लेगा की का नाम। बस इतना ही करना है आपको। सेव करिए, अपनी एप्लीकेशन रनर को रन कीजिए। ओके, तो मैं गया मेन क्लास में, मेन क्लास को मैंने रन करा, रन है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। चेक करिए आउटपुट, इस की को छोड़ दीजिए, ये तो स्प्रिंग भेज रहा है। आपकी की के अंदर
की का नाम नेम है, वैल्यू अमित है, की का नाम एज है, वैल्यू 25 है। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछे। ऑल गुड? ठीक है, अब हम एंटर कर रहे हैं स्प्रिंग बूट के सबसे क्रूशियल पार्ट पे। सबसे पहले बात होगी स्प्रिंग बूट से डेटाबेस एक्सेस कैसे होता है। तो मेक श्योर जब आप फ्राइडे आए, याद से जेडीबीसी रिवाइज कर लीजिएगा। पढ़ा है ना आप सबने जेडीबीसी, है ना? जेडीबीसी में जो 6 स्टेप होते हैं, वो 6 स्टेप्स रिवाइज करके आइएगा। राइट, कनेक्शन ओपन करने से लेकर कनेक्शन क्लोज करने तक। क्योंकि हम वो 6 स्टेप्स नहीं करेंगे, पर हम समझेंगे जरूर कि स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली इसमें से बहुत सारी चीजें हमारे लिए ऑटो कॉन्फ़िगर कर देगा। ठीक है, तो मिलते हैं परसों। टॉपिक विल बी हाउ टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस यूजिंग स्प्रिंग बूट। बाय बाय, टेक केयर। ओके संतोष, मैं भेज दूंगा।